टुडे विल बी द लास्ट क्लास फॉर दिस चैप्टर। और सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में रह गया था, वो डिस्कस करेंगे आज। प्लीज राइट द हेडिंग, लेंस लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन। इस पे न्यूमेरिकल आने की हाई पॉसिबिलिटी। ठीक है, लेंस लॉ और एनर्जी कंजर्व कैसे होती है उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, राइट डाउन द हेडिंग। और क्या हमारा केस है, देखिए हमारे पास एक फ्रेम है और इस फ्रेम के ऊपर एक रॉड रखी हुई है। दिस इज अ रॉड ऑफ लेंथ L। बनाइए डायग्राम। और इस पूरे रीजन में देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड, लेट अस से इनवर्ट। ठीक है, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है। एक एक्सटर्नल एजेंट है जो इस रॉड को मूव करा रहा है। देयर इज एन एक्सटर्नल एजेंट जो इस रॉड पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और दिस रॉड इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। ये रॉड इधर मूव कर रही है v की वेलोसिटी। रिकॉल करिए, ऐसा केस हम ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं। जब ये रॉड मूव करेगी, व्हेन दिस रॉड मूव्स, क्या होगा, कौन सा फिनोमेना होगा, कोई बताएगा? सर एक्स कम हो जाएगा, सर डिस्टेंस उसका कम हो जाएगा। फिनोमेना का नाम बताओ, क्या कहलाता है वो फिनोमेना, क्या होगा? मोशनल ईएमएफ। इमोशनल ईएमएफ। रॉड में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा क्योंकि ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है, और ईएमएफ इंड्यूस होगा BLB। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। इस रॉड में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और एक करंट फ्लो करने लगेगा BLB/R। अब लेंस लॉ हमें इस करंट की डायरेक्शन निकालने में हेल्प कर। आपको बताया था जब भी करंट की डायरेक्शन निकालनी होगी, दिस इंड्यूस्ड करंट, इसकी डायरेक्शन इट इज गिवन बाय लेंस लॉ। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं आप लोगों को, अप्लाई करिए लेंस लॉ और मुझे बताइए कि इस रॉड को जब आप मूव कराएंगे तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉक। चैट बॉक्स में आप लोग आंसर करेंगे। व्हेन दिस रॉड इज बीइंग मूव्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉक। लेंस लॉ के बहुत सिंपल स्टेप्स मैंने आपको बताए थे, वो स्टेप्स अप्लाई करिए। जल्दी करिए, बाकी लोग क्यों नहीं, इतना टाइम क्यों लग रहा है? सिंपल स्टेप्स मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया था। हाँ, तो इसमें ये देखना है हमें कि फ्लक्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज। जब आप रॉड को इधर मूव कराओगे तो ये जो एक रेक्टेंगल बन रहा है ये छोटा होता चला है। रॉड मूव कर रही है टुवर्ड्स द लेफ्ट, ये रेक्टेंगल का एरिया धीरे धीरे कम हो रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है। और जब फ्लक्स कम होता है तो हम थंब को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रखते हैं। अगर फ्लक्स बढ़ रहा होता तो मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा, क्योंकि इस केस में रॉड इधर आ रही है, रेक्टेंगल छोटा हो रहा है, एरिया कम हो रहा है, तो हम थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे, जो डायरेक्शन आएगी दैट विल बी क्लॉकवाइज। तो इंड्यूस्ड करंट इसमें फ्लो करने लगेगा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा अब एनर्जी की क्या हम यहाँ पे बात करें, एनर्जी कंजर्वेशन का क्या मतलब है, कैसे यहाँ पे अप्लाई। एक चीज रिकॉल करिए, आपको ये कॉन्सेप्ट हमने बहुत बार बताया है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर कभी ऑब्जेक्ट में एनर्जी आती है
तो वो तभी आती है जब कोई एजेंट उस पर वर्क करता है। रिकॉल करो ये लाइन जो मैंने अभी बोली, ऑब्जेक्ट में एनर्जी तभी आएगी जब कोई एजेंट उसके ऊपर वर्क करेगा, और एनर्जी उतनी ही आएगी जितना एजेंट वर्क करेगा। अगर एजेंट 100 जूल का वर्क कर रहा है तो एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी वो भी 100 जूल ही होगी, 120 जूल नहीं हो सकती। जब एजेंट ने वर्क 100 का करा है तो एनर्जी भी 100 ही आनी चाहिए। तो यहां पर हम ये दिखाना चाहते हैं कि एक एजेंट है, ये कुछ वर्क कर रहा हो, इसके वर्क करने से हमारे सिस्टम में एनर्जी प्रोड्यूस हो। तो हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि एजेंट ने जो वर्क करा सिस्टम में एनर्जी उतनी ही प्रोड्यूस, और इसको लेंस लॉ से रिलेट करें। लेंस लॉ का जो नेगेटिव साइन आप लोग देखते थे ना, -d∅dt, वो माइनस क्यों लगाया था लेंस ने, क्या मतलब था, उसको एनर्जी के साथ रिलेट करें। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा डेरिवेशन में आगे बढ़े तब और अच्छा आपको समझ में आने लगेगा। तो जब इस रॉड में करंट फ्लो करेगा, मान लीजिए इसकी रेजिस्टेंस R है, लेटर से कुछ तो रेजिस्टेंस होगी, कुछ कोई ना कोई तो मटेरियल होगा ये, तो कुछ तो रेजिस्टेंस होगी। तो ड्यू टू करंट हीट विल बी प्रोड्यूस्ड। हमें पता है जब करंट फ्लो करता है कोलिजन्स होते हैं, कोलिजन्स की वजह से हीट प्रोड्यूस। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, I²R। मान लीजिए इस रॉड की रेजिस्टेंस R है, तो जब इसमें करंट फ्लो करेगा, जब आप इस रॉड को मूव कराएंगे, जब आप इस रॉड को मूव कराएंगे तो क्या होगा, इस रॉड में ईएमएफ इंड्यूस होगा और इस रॉड में करंट फ्लो करेगा। करंट के फ्लो करने से इसमें हीट प्रोड्यूस होगी, तो पावर निकाल लेते हैं, कितनी आएगी पावर इन द फॉर्म ऑफ हीट, I²R, B²L²V²/R² इंटू R। एक R कट जाएगा तो पावर आएगी B²L²V²/R। दिस इज द पावर इन द फॉर्म ऑफ हीट। पावर का क्या मतलब होता है, पावर का मतलब होता है कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इन 1 सेकेंड। इस रॉड में 1 सेकेंड में इतनी हीट एनर्जी डिसिपेट हो रही है। करंट फ्लो कर रहा है, जैसे आपके घर में इनकैंडेसेंट येलो बल्ब होते हैं, जो जब करंट फ्लो करता है बल्ब गर्म हो जाता है, क्यों, क्योंकि करंट के फ्लो करने से हीट डिसिपेट होती है। तो पावर का क्या मतलब होता है, पावर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी हीट एनर्जी इस रॉड में प्रोड्यूस होगी। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज B²L²V²/R। दिस इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन 1। अच्छा, अब अपने कॉन्सेप्ट पर आइए। एनर्जी अपने आप तो पैदा नहीं हो सकती, एनर्जी सिस्टम में तभी आती है जब कोई एजेंट वर्क करता है। तो एजेंट तो है हमारे पास, ये एजेंट वर्क कर रहा होगा, इसके वर्क करने से ही तो रॉड मूव करेगी, इसके वर्क करने से ही रॉड मूव करेगी, रॉड के मूव करने से ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसी से करंट आएगा, उसी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, यानी एजेंट वर्क तो कर ही रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसको मार्क कर लेते हैं 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम एजेंट का वर्क निकाल लेंगे। एजेंट ने 1 सेकेंड में कितना वर्क करा, और वो वर्क हीट प्रोड्यूस के बराबर ही आना चाहिए, क्योंकि जितना एजेंट वर्क करता है ऑब्जेक्ट के अंदर उतनी ही एनर्जी आती है। हमारे रॉड में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है 1 सेकेंड में, B²L²V²/R। एनर्जी अपने आप तो आ नहीं सकती। अब रॉड में अपने आप बैठे बैठे एक रॉड थी, रॉड अपने आप ही गर्म होने लगी, हो ही नहीं सकता, एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होगी। अब आपके पास कोई एक, मान लीजिए लोहे की रॉड रख, अब सडनली इसमें कोई सोर्स नहीं है, सडनली ये गर्म होने लगे, पॉसिबल ही नहीं है। एनर्जी आएगी तो तभी आएगी जब कोई ना कोई एजेंट इस पे वर्क करेगा, कोई ना कोई सोर्स भी तो होना चाहिए। एनर्जी अपने आप क्रिएट नहीं हो सकती, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होकर आती है। तो हीट एनर्जी आई है तो कहीं ना कहीं और से तो आई होगी। तो देखते हैं एजेंट ने कितना वर्क करा, और एजेंट ने वर्क आखिर करा क्यों। एजेंट जो है वो इस रॉड को मूव कराना चाहता है। रॉड को जब ये मूव कराता है तो रॉड में ईएमएफ इंड्यूस होता है और करंट इंड्यूस होता है।
लेंस लॉ से आपने करंट की डायरेक्शन भी निकाली, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही रॉड के अंदर करंट इंड्यूस होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इसके मोशन को अपोज करने लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड विल अपोज द मोशन ऑफ द रॉड। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रॉड के मोशन को अपोज करने लगेगा। यानी रॉड जा रही थी लेफ्ट में, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने लगेगा। कोई कहता है क्यों ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों लगाने लगेगा? बताएंगे, अभी एक्सप्लेन करेंगे। लेंस का ही वर्ड था ये, लेंस ने ही वर्ड दिया था अपोज, तो क्यों अपोजिट डायरेक्शन में लगाने लगेगा बताएंगे अभी। पहले देखते हैं कि फोर्स लगाएगा। रिकॉल करिए, मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग रॉड पर कितना फोर्स लगाता है। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ILB sin। चैप्टर 4 में स्टार्टिंग में ये डेरिवेशन कराई थी हमने। मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ करंट कैरिंग रॉड। तो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही रॉड में करंट आया, जैसे ही रॉड में करंट इंड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा? ILB sin 90। चेक करिए किसके बीच का एंगल होता था। इसका वेक्टर फॉर्म देखो, इस फॉर्मूले का एंगल होता करंट एलिमेंट इन एल और बी। सर एल और बी के बीच। L। करंट की डायरेक्शन, करंट ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ, करंट की डायरेक्शन हमने लेंस लॉ से निकाली थी, करंट इधर जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। कितना एंगल है दोनों के बीच में? 90। 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड इस पे कितना फोर्स लगा रहा है? ILB। ये हमारा चैप्टर 4 का फॉर्म। अच्छा, अब अगर मैग्नेटिक फील्ड इसके मोशन को अपोज कर रहा है, तो एजेंट को भी क्या फोर्स लगाना पड़ेगा या नहीं? ऑब्वियसली एजेंट को भी फोर्स लगाना पड़ेगा, वरना तो रॉड रुक जाएगी। रॉड इस साइड आपको लगातार मूव करानी है। मैग्नेटिक फील्ड उसके मोशन को अपोज कर रहा है, वो तो रुकवा देगा रॉड को। अगर आपको रॉड को मूव कराते रहना है, तो एजेंट को भी फिर फोर्स लगाना पड़ेगा, वरना अपोजिंग फोर्स तो रॉड को मूव ही नहीं करने देगा। जैसे फ्रिक्शन है, अगर आप किसी चीज को मूव कराना चाहते हैं तो लगातार धक्का देना पड़ता है। सपोज एक ब्लॉक रखा हुआ है जमीन में, मैं इसको मूव कराना चाहता हूं, तो कॉन्स्टेंटली लगातार धक्का देना पड़ता है। ये नहीं कि बस धक्का दिया और छोड़ दिया और चलता चला जाएगा, नहीं, क्योंकि अपोजिंग फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन इसको रुझाने नहीं देगा आगे, तो आदमी को लगातार फोर्स लगाते रहना, अदरवाइज फ्रिक्शन इसको आगे नहीं जाने देगा। तो सेम यहाँ पे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रॉड के पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो आदमी को, एजेंट को फोर्स लगाना पड़ेगा। वो तो लगाना ही है, वर्क तो तभी, वर्क तो करना ही है ना इसको। तो ये भी फोर्स लगाएगा आगे की तरफ। दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द, किस तरफ लगाएगा? आगे की तरफ, बिकॉज ही हैज टू मेक द रॉड मूव। तो व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द एजेंट? इसको भी उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, पर he has to apply it in the leftward direction। एजेंट को फोर्स लगाना क्यों पड़ रहा है? बिकॉज देयर इज एन अपोजिंग फोर्स। अगर अपोजिंग फोर्स नहीं होता तो फिर एजेंट को भी नहीं लगाना पड़ता, फिर तो रॉड को धक्का दे दिया, अपने आप ही चली जाएगी, कोई जरूरत ही नहीं होती। पर बिकॉज देयर इज एन अपोजिंग फोर्स, so agent also has to apply the same force and continuously he has to keep applying the force। तो एजेंट को इतना फोर्स लगाना पड़ रहा है। चलो अब बताओ, एजेंट कितना वर्क कर रहा होगा 1 सेकेंड में? हमने ये क्या कहा था, एनर्जी इन 1 सेकेंड निकाला था ना। तो एनर्जी कैसे आ रही होगी? क्योंकि एजेंट वर्क कर रहा होगा। तो हम अब एजेंट की पावर निकाल, लेट अस फाइंड आउट द पावर ऑफ द एजेंट। क्या फॉर्मूला होता है? रिकॉल करिए, क्लास 11th में आपको बताए थे फॉर्मूले। फोर्स इनटू वेलोसिटी। धक्का देके किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराता है, तो पावर की क्या डेफिनेशन थी, एक बार रिकॉल करते हैं। क्लास 11th में हमने पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। पावर होती थी
वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, यानी 1 सेकेंड में कितना वर्क हमने करा। और वर्क को आप लिखते थे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वर्क का फॉर्मूला सबको पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को कंबाइन करके हम बोलते थे वेलोसिटी। तो पावर का फॉर्मूला हो जाता था फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो लगाइए ये फॉर्मूला एजेंट का, फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स कितना है ऊपर लिखा ही है, एजेंट कितना फोर्स लगा रहा है ILB, और वेलोसिटी कितनी है रॉड की v। तो एजेंट कितनी पावर लगा रहा है, रॉड को मूव करने में एजेंट को एफर्ट करना पड़ रहा है ना। क्यों करना पड़ रहा है? बिकॉज देयर इज समथिंग अपोजिंग द मोशन ऑफ द रॉड। तो एजेंट को एफर्ट करना पड़ रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि एजेंट ने बस धक्का दिया और अपना रॉड चलती चली जाएगी, नहीं जाएगी नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिंग फोर्स उसको रोक देगा। तो एजेंट को लगातार एफर्ट करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली उसको फोर्स लगाते रहना पड़ेगा। तो एजेंट कितनी पावर सप्लाई कर रहा है FV। फोर्स को पुट करिए ILB और वेलोसिटी v। जरा डालिए I की वैल्यू डालिए यहाँ पर और देखिए एजेंट की पावर कितनी है। पावर का मतलब क्या है? कोई कहता है एजेंट की पावर निकाल रहे हैं, यानी व्हाट इज द वर्क डन बाय द एजेंट इन 1 सेकेंड। एजेंट ने 1 सेकेंड में कितना वर्क करा होगा। सेम आएगा। करो, बोलो नहीं। आई की वैल्यू यहां से स्टार्टिंग वाले में से डालिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट एक बार पूरा लिख लेंगे ना, फिर से समझाएंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। आई की वैल्यू डालो यहाँ पे, ये वाली जो आई करंट कितना फ्लो कर रहा है रॉड में, वो आई की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए। जब आप आई की वैल्यू डालेंगे तो एजेंट की पावर आ जाएगी। एजेंट ने कितना वर्क करा 1 सेकेंड में वो आ जाएगा। तो पुट करते हैं BLV/R। BLV/R तो ये आता है B²L²V²/R। अब ध्यान से सुनो, ये क्या चीज आई B²L²V²/R। क्या चीज आई, कोई बताएगा व्हाट इज दिस थिंग? सर Power by agent. This is the work done by this agent in 1 second। 1 सेकेंड में इस आदमी ने कितना काम करा। अच्छा, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जब कोई आदमी काम करता है तो सिस्टम में क्या आ जाती है? एनर्जी एनर्जी आती है। कितना वर्क किया उसने। हाँ, तो इस आदमी ने 1 सेकेंड में कितना वर्क करा है? B²L²V²/R। यानी रॉड में एनर्जी भी 1 सेकेंड में कितनी आनी चाहिए? B²L²V²/R। रॉड में एनर्जी आ कौन सी रही है? हीट एनर्जी आ रही है, क्योंकि जब रॉड मूव करती है उसमें करंट इंड्यूस होता है, करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द रॉड इन 1 सेकेंड? B²L²V²/R। ये देखिए, ये हमने हीट के फॉर्मूले से निकाला है, I²R वाले फॉर्मूले से निकाला है, और ये हमने क्लास 11th के फोर्स इनटू वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से निकाला है। पर दोनों वैल्यूज क्या आ रही है? एग्जैक्टली सेम। यानी एजेंट ने 1 सेकेंड में जितना वर्क करा, रॉड में 1 सेकेंड में उतनी ही हीट प्रोड्यूस हुई। यानी अगर ये आदमी 100 जूल का वर्क करता है 1 सेकेंड में, तो रॉड में 100 जूल की हीट 1 सेकेंड में प्रोड्यूस होती है। यानी एनर्जी जो है वो ना ही प्रोड्यूस हुई है ना ही डिस्ट्रॉय हुई है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू द अदर। ऐसा नहीं है कि आदमी ने वर्क 100 करा और हीट प्रोड्यूस 120, फिर हम सोचने लगते कि वो 20 एक्स्ट्रा कहां से आ गई। आदमी ने तो 100 दिया पर आया 120, अब वो 20 कहां से आ गया? तो ऐसा हुआ नहीं था। और ऐसा भी नहीं हुआ कि हीट प्रोड्यूस 80 हो रही हो, तो हम सोचे कि आदमी ने तो एनर्जी 100 दी पर हीट 80 प्रोड्यूस हुई, तो बाकी 20 मर गई क्या? पर हमारे दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं। ध्यान से देखिए, मैंने हीट प्रोड्यूस निकाली है, पावर का फॉर्मूला लगाया है I²R।
पावर का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, 1 सेकंड में v स्क्वायर l स्क्वायर v स्क्वायर बाय r एनर्जी रॉड में प्रोड्यूस हुई। और ये एनर्जी आई कहां से होगी, क्योंकि एजेंट वर्क कर रहा है। तो देखते हैं एजेंट कितना वर्क कर रहा है 1 सेकंड में, यानी पावर देखते हैं एजेंट की। तो एजेंट की पावर निकाली मैंने एफ फॉर्मूला से, फोर्स ILB इंटू वी, ये भी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर आया, यानी दोनों वैल्यूज बराबर आए। एजेंट ने 1 सेकंड में जितना वर्क करा, रॉड में 1 सेकंड में उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस, यानी दिस प्रूव्स द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अभी आपको न्यूमेरिकल बताएंगे, वो पूछ लेगा हीट कितनी प्रोड्यूस हुई, फोर्स कितना लगाया, पावर ऑफ द एजेंट कितना है, अपोजिंग फोर्स कितना है। तो ये सारे फॉर्मूले आपसे केस स्टडी पे आ सकता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या होगा, एक केस स्टडी फॉर्म में दे दिया जाएगा, केस स्टडी में वो आपको ये केस समझाएगा और फिर उस पे आपसे 3-4 चीजें वो पूछ लेगा पावर कितनी प्रोड्यूस हुई हीट की फॉर्म में, एजेंट की पावर कितनी हुई, एजेंट ने फोर्स कितना लगाया, उस पे यानी 4-5 क्वेश्चन इस केस पे आपसे पूछ। तो इसको बनाइए, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं और ये समझना इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी कंजर्वेशन ओबे हो रहा है। कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है वो देखते हैं। इस केस में क्या एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, ध्यान से देखो। सपोज करो हम एक सर्किट कंसीडर करते हैं जिसमें एक सेल लगा होता और एक रॉड हो। ये वाला केस नहीं कंसीडर करें, पहले एक दूसरा केस कंसीडर कर रहे हैं, सम अदर, ठीक है ना। लेट अस कंसीडर सम अदर जिसमें एक एक्चुअल में बैटरी लगी हुई होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है, ये एक्चुअल का सेल लगा हुआ, दिस इज अ सेल। अब यहाँ करंट फ्लो करता और करंट फ्लो करता तो हीट प्रोड्यूस होती। अब इस क्वेश्चन में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है इसमें तो एजेंट नहीं है, आदमी तो नहीं है, तो इसमें क्या एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है, सेल है। सेल के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, किसी को पता है सेल के अंदर एनर्जी? केमिकल। हाँ, तो यहाँ पर केमिकल एनर्जी है सेल की, उसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है करंट यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब रॉड में जाती है, करंट रॉड में जाता है तो वो प्रोड्यूस करता है हीट। तो इस वाले केस में देखिए, केमिकल एनर्जी ऑफ द सेल कन्वर्ट्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच कन्वर्ट्स टू हीट एनर्जी। ये हमारा एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है जब आपका एक सेल लगा। अब उसी के जैसा इस सर्किट को देखिए, इस सर्किट में थोड़ा सा फर्क आएगा, स्लाइट डिफरेंस, क्योंकि यहां पे केमिकल एनर्जी नाम की कोई चीज, ध्यान से देखिए, कोई सेल तो लगा हुआ ही नहीं, देयर इज नो केमिकल एनर्जी। तो यहां पे क्या हो रहा है, समथिंग इज शुड बी द सोर्स, केमिकल एनर्जी नहीं है, कोई सेल नहीं है, तो यहां पे आपका एजेंट इज डूइंग वर्क, या आप बोल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी। एजेंट के पास जो एनर्जी होती है ना, एजेंट जब वर्क कर रहा है यानी वो कौन सी एनर्जी सप्लाई कर रहा है, मैकेनिकल। एजेंट के वर्क करने से ही तो रॉड मूव करी। स्टेप बाय स्टेप देखो, जैसे यहां जो करंट आया था वो सेल से आया, यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई थी वो केमिकल एनर्जी से आई। सेल की केमिकल एनर्जी से करंट आया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस। अब यहां देखो क्या, यहां सेल नहीं है, यहां आदमी है, एजेंट है। तो एजेंट वर्क कर रहा है, या आप कहोगे एजेंट अपनी मैकेनिकल एनर्जी लगा, उसकी वजह से रॉड मूव कर रही है। अब अपने आप थोड़े ना मूव कर रही है रॉड, आदमी के वजह से तो कर रही है, और मूव करने से करंट प्रोड्यूस, सेल की वजह से नहीं है ये करंट, मोशनल ईएमएफ, नाम से ही पता लग रहा है मूव करने से ईएमएफ इंड्यूस। तो ये जो करंट आ रहा है मूव करने की वजह से, और मूव करा कौन रहा है, आदमी मूव करा है। यानी ये करंट का जो सोर्स है, करंट किसने प्रोड्यूस करा है, आदमी ने। जैसे ये सेल होता था जो करंट प्रोड्यूस करता था, इस बार जो एजेंट है, एजेंट जो वर्क कर रहा है या जो मैकेनिकल एनर्जी लगा रहा है, उसकी वजह से करंट आ रहा है, यानी उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से फिर हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो एनर्जी कन्वर्जन जो हो रहा है इस तरीके से होता है।
The agent is doing work, he is supplying mechanical energy due to which we are getting the current. अगर एजेंट मूव नहीं करता रॉड को, फ्लक्स चेंज ही नहीं होता, करंट आता ही नहीं। तो सब कुछ स्टार्ट तो एजेंट नहीं करा है ना, एजेंट ने एफर्ट करा रॉड को मूव कर, उसकी वजह से मोशनल ईएमएफ आया और करंट फ्लो करा, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, करंट यानी इलेक्ट्रिकल, उसकी वजह से रॉड में हीट प्रोड्यूस। तो ये वाला केस इसमें एनर्जी कन्वर्जन और हमारे वाला केस इसमें एनर्जी कन्वर्जन। तो जो काम सेल की केमिकल एनर्जी करती थी वो इस बार एजेंट का वर्क कर रहा है, एजेंट हैज टू डू वर्क। ये लिख लीजिए, कहीं पर भी वो छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसके बारे में भी लिख लीजिए, सेल वाले के बारे में। इसको पूरा प्रॉपर्ली लिखो, आधा मिनट इसके बारे में सोचो भी कि कहीं कोई प्रॉब्लम लग रही है आपको, कोई स्टेप नहीं समझ में आया है तो पूछो। ये हम एक्सप्लेन अभी करें। ये हमारा बस ये रह गया है कि मैग्नेटिक फील्ड अपोज क्यों कर रहा है, व्हाई इज द मैग्नेटिक फील्ड अपोजिंग द मोशन। हमने लिखा था ना, मैग्नेटिक फील्ड विल अपोज द मोशन ऑफ द रॉड। वो अपोज क्यों कर रहा है, सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा? अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लूं तो उसका आंसर अभी नहीं। लिख लीजिए आराम से इसको। इसमें कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रही है? नहीं, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा ना। एनर्जी का देखो लॉस कभी भी नहीं होता, ये बात को समझो, लॉस नहीं होता, वो एनर्जी किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जब बल्ब आप जलाते हो, बल्ब में हीट प्रोड्यूस होती, तुम कहते हो हीट का लॉस हो रहा है, वो मरी थोड़ी ना है वो एनर्जी, वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हुई है। इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो तुम बोलते हो हीट लॉस हो रहा है। लॉस का मतलब ये थोड़ा ना मर गई वो एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब तुम यहाँ पे ये बोल सकते हो हीट का लॉस हो रहा है, क्योंकि हीट रॉड में से निकल रही है, यू कैन से हीट का लॉस हो रहा है। पर वो लॉस नहीं है, वो हुआ क्या है कि रॉड में हीट जनरेट हुई है जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी। तो वो हीट है तो सही ना कहीं तो है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई वो, पर वो हीट आई कहां से है? करंट के फ्लो करने से आई है। यानी कौन सी एनर्जी से आई है वो हीट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आई है। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यों आई है? क्योंकि एजेंट ने वर्क करा है। तो एनर्जी का हम बात एनर्जी की कर रहे हैं। तो कोई भी हम ये मुझे इंपॉर्टेंट इसलिए लगता है केस स्टडी के लिए, इट इज अ परफेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसी पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है इस पे, जिसपे मल्टीपल चीजें पूछी। एक ही केस स्टडी क्या होगा, आपका एक फिगर दी हुई होगी आपको और उस पे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे। तो दिस इज वन ऑफ द परफेक्ट क्वेश्चंस टू मेक अ केस स्टडी। अच्छा, अब चलिए हम इस बात को आंसर करते हैं। लेंस, जो हमारा फैराडे का फॉर्मूला था, E इज इक्वल टू डी पाई बाई डी, इस फॉर्मूले में लेंस ने माइनस साइन लगवाया। माइनस साइन का मतलब था कि जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है या इंड्यूस्ड करंट होता है, वो फ्लक्स के चेंज होने को अपोज करता है। तो यहां पे देखिए, जैसे ही रॉड में करंट इंड्यूस हुआ, जैसे ही रॉड में करंट इंड्यूस, वो फ्लक्स के चेंज होने को अपोज करता है। आप रॉड को ले जा रहे थे लेफ्ट में, यू वर मेकिंग द रॉड गो टुवर्ड्स द लेफ्ट, यानी आप रॉड के फ्लक्स को, सॉरी इस रेक्टेंगल के फ्लक्स को कम कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड और जो इंड्यूस्ड करंट है वो उल्टा फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते फ्लक्स का चेंज। अगर रॉड लेफ्ट में गई तो फ्लक्स धीरे धीरे कम हो जाएगा, पर मैग्नेटिक फील्ड अपोज कर रहा है, वो नहीं चाहता कि फ्लक्स चेंज हो। लेंस ने ये माइनस साइन जो लगवाया था, दिस इज ड्यू टू लेंस लॉ, और लेंस ने ही ये वर्ड दिया था अपोज। लेंस ने ही कहा था कि जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो रॉड के मोशन को अपोज करेगा। जब ये रॉड मूव करेगी ना, जब आप इस रॉड को लेफ्ट की तरफ ले जाओगे तो मोशनल ईएमएफ आएगा, करंट आएगा, और जैसे ही करंट इंड्यूस होगा इसके मोशन को अपोजिशन मिलेगा। अब हम क्वेश्चन हमारा क्या है, अपोज क्यों कर रहा है?
why is the magnetic field opposing the motion? हम ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों मैग्नेटिक फील्ड फोर्स करते हैं? तो ध्यान से इसका आंसर सुनिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड इसके मोशन को अपोज नहीं कर, सपोज करिए मैग्नेटिक फील्ड इसके मोशन को अपोज नहीं करता, उल्टा इसके मोशन को सपोर्ट करता, यानी मैग्नेटिक फील्ड ही आगे की तरफ फोर्स सपोर्ट करता, तो हमारा ये पूरा एनर्जी कंजर्वेशन फेल हो जाता। क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड ही आगे की तरफ फोर्स लगा रहा होता तो एजेंट को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो खड़ा देखता रहता। उसको तो रॉड को मूव कराने के लिए वर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इसको तो फोर्स ही नहीं लगाना पड़ता, फिर वो तो बस खड़ा देखता रहता। रॉड आगे जा रही है, मोशनल ईएमएफ जनरेट हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है, एजेंट तो खड़ा देख रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अगर आगे की तरफ फोर्स लगा रहा होता तो वही रॉड को आगे ले जाता, फिर तो आदमी को फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एजेंट का फोर्स 0 होता, एजेंट की पावर 0 होती, एजेंट का वर्क डन 0 होता, एजेंट तो फोर्स ही नहीं लगाता ना फिर। अब मेरे को ये बताइए, जब आप किसी ब्लॉक को धक्का देते हैं, आपको लगातार धक्का देते रहना पड़ता है उसको आगे ले जाने, क्योंकि फ्रिक्शन अपोज कर रहा, फ्रिक्शन पीछे की तरफ ब्लॉक को रोक रहा। सपोज करो फ्रिक्शन ही आगे की तरफ होता तो तुम सोचते हो अच्छा है मैं क्यों धक्का दूं, फ्रिक्शन ही ले जाएगा उसको आगे, फ्रिक्शन ही ले जाता, आप खड़े देख रहे, तो आपको तो कोई वर्क करना ही नहीं पड़ा। अब गाड़ी जब हम चलाते हैं हमें लगातार एक्सेलरेटर दबा के रखना पड़ता, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन हमारी गाड़ी को अपोज करता है। अब सपोज करो फ्रिक्शन नहीं होता, मान लीजिए रोड जो है फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं, आपकी गाड़ी चल रही है, आप इंजन ऑफ कर दीजिए, कोई पेट्रोल कोई एफर्ट लगाने की जरूरत है, चलती रहेगी गाड़ी अपने आप, आपको क्यों एफर्ट करनी? जब कोई रोकने वाला ही नहीं है तो मुझे भी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं। इमेजिन करिए ना, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, आप गाड़ी में जा रहे हैं 50 की स्पीड पे, फ्रिक्शनलेस रोड है, क्यों एक्सीलरेटर दबाओ, इंजन ऑफ कर दो, बस खत्म, चलती रहेगी गाड़ी, आपको फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं होगी। मुझे वर्क करने की जरूरत तो तभी होगी, मुझे फोर्स लगाने की जरूरत तो तभी होगी जब कोई ऑपोजिशन है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड या इंड्यूस्ड करंट उसके मोशन को सपोर्ट कर रहा होता तो एजेंट सोचता मैं क्यों एफर्ट करूं, एजेंट तो हाथ नहीं लगाता रॉड को, रॉड अपने आप ही मूव कर रही है आगे, मैग्नेटिक फील्ड ही ले जा रहा है, एजेंट का वर्क तो 0 होता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही उसको सपोर्ट कर रहा है उसके मोशन को, तो मैग्नेटिक फील्ड ही उसको आगे की तरफ ले जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ ले जा रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, पर एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट हो रहा है, क्योंकि एजेंट का वर्क डन तो 0 है, हीट प्रोड्यूस हो रही है B²L²V²/R, तो ये तो एनर्जी कंजर्वेशन को वायलेट कर रहा है, क्योंकि वर्क डन तो करा ही नहीं एजेंट ने, तो सिस्टम में हीट कहां से आ गई? तो अगर मैग्नेटिक फील्ड, अगर इंड्यूस्ड करंट उसके मोशन को सपोर्ट करता तो पूरा हमारा कॉन्सेप्ट फेल हो जाता, यानी इंड्यूस्ड करंट कभी भी उसके मोशन को सपोर्ट नहीं करेगा। जब भी किसी ऑब्जेक्ट में इंड्यूस्ड करंट आएगा वो उसके मोशन को अपोज करेगा, इट विल अपोज द मोशन। आपको याद है मैंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, रुक गया था, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स बताए, इंड्यूस्ड करंट आ जाता है, वो ट्रेन के मोशन को अपोज करता था, ट्रेन रुक जाती। याद करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स बताए थे। या एक क्वेश्चन मैंने कराया था, बिल्डिंग पे से एक कॉपर बॉल और एक वुडन बॉल गिरी थी, कॉपर में करंट इंड्यूस हो गया था जो उसके मोशन को अपोज कर रहा था। तो ऐसे ही जैसे ही करंट इंड्यूस होगा, जैसे ही ये करंट इंड्यूस होगा, ये उसके मोशन को, ये उसके फ्लक्स चेंज होने को, दैट इज अ बेटर वर्ड, ये उसके फ्लक्स चेंज होने को अपोज करेगा। रॉड इधर आ रही है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो मैं उसको इंड्यूस करंट उसको अपोज कर, अब इंड्यूस करंट उसको अपोज कर रहा है तो एजेंट को अब एजेंट को काम करना पड़ेगा। अब ये नहीं खड़ा होता देखता रहे, ऐसे नहीं होगा। तो अब क्योंकि अब रॉड मूव नहीं कर पाएगी वरना, क्योंकि अपोजिंग फोर्स आ गया, अब ही हैज टू अप्लाई अ फोर्स। अब ये भी
फोर्स अप्लाई करेगा। इसको अब लगातार फोर्स लगाते रहना और अब एनर्जी कंजर्वेशन प्रूव हो जाता है। यानी हमारा कॉन्सेप्ट सही है, ये जो इंड्यूस्ड करंट है वो मोशन को अपोज करता है। जो लेंस ने वर्ड दिया था ये माइनस साइन की अपोज करता है, उसको एनर्जी कंजर्वेशन के साथ लिंक करा कि एनर्जी कंजर्वेशन इस बात को प्रूव करती है कि अपोज साइन होना चाहिए। इंड्यूस्ड करंट मस्ट अपोज द चेंज इन फ्लक्स, क्योंकि अगर वो सपोर्ट कर देगा तो फिर एनर्जी कंजर्वेशन का लॉजिक फेल हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड करंट जब भी आएगा वो अपोज करेगा मोशन को। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन वो आपसे नहीं पूछेगा, पर आपको समझ में आना चाहिए कि ये माइनस साइन क्यों है। ये माइनस साइन लेंस ने लगाया था और ये कहा था कि जब भी इंड्यूस्ड करंट आएगा वो उसको फ्लक्स चेंज को अपोज करेगा। और अपोज वर्ड हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करा कि अपोज क्यों करेगा, सपोर्ट क्यों नहीं कर सकता। सपोर्ट वाले केस में फिर पूरा ये लॉजिक फेल हो जाएगा, इसलिए वो सपोर्ट नहीं कर सकता, इट हैज टू अपोज द मोशन, और फिर ही तो एजेंट को फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सोचना है आपने इसके बारे में, ये सारे फॉर्मूले याद करने हैं। इस पे बेस्ड आपके बुक में क्वेश्चंस हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल भी है एक, और प्रैक्टिस असाइनमेंट में अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, तो वो दोनों करोगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ इसमें। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग कर लेना क्लास के बाद। एक एसी जनरेटर का टॉपिक में भी कुछ बच्चे कह रहे थे डिफिकल्टी थी, लास्ट टाइम मैंने पढ़ने के लिए बोला था तो कुछ बच्चे कह रहे थे नहीं समझ में आया है। तो एसी जनरेटर डिस्कस करते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगला जो चैप्टर अब हम स्टार्ट कराएंगे, चैप्टर 7, उसमें पूरे में हमें एसी के बारे में ही पढ़ना। तो एसी जनरेटर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सर आपने कहा था आप उस पे एक वीडियो भेजोगे, वो भेजी थी आप? हाँ, वो भी आपके साथ कुछ रियल लाइफ की इमेजेस शेयर कर देंगे आज उसको समझा भी देते हैं। लास्ट टाइम मैंने पढ़ने के लिए बोला था, तो लेट अस डिस्कस दैट। उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अगले चैप्टर में आपको बहुत हेल्पफुल। ठीक है, तो लिख लीजिए हेडिंग, या अगर लिखा हुआ है तो वही पेज खोल लीजिए जहां पे आपने लिखा है एसी जनरेटर। ठीक है, और इसको इसलिए इंपॉर्टेंट लिखो क्योंकि अगली क्लास में मैं चैप्टर 7 शुरू कराने वाला हूं। तो आप ये मान लो कि आज चैप्टर 7 के भी इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में बता दूं। एसी वर्ड जो है, चैप्टर 7 का नाम ही है एसी सर्किट्स, तो उसके भी कुछ इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बताए जाए, तो बहुत ध्यान से सुनिए। पहले तो ये देखते हैं एसी वर्ड का मतलब क्या। इट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। दो टाइप्स का करंट होता है, एसी और डीसी। डीसी वो होता है जो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, इट इज कांस्टेंट विद टाइम। जो हमारा सेल है, जो चैप्टर 3 में हमने पढ़े थे सर्किट, सेल है, रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो करेगा E by R, इट इज कांस्टेंट विद टाइम। सेल की वोल्टेज फिक्स है 1.5 वोल्ट, करंट फ्लो कर रहा है, कांस्टेंट करंट है, तो वो कहलाता है डीसी। इट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। अगर आप गैल्वेनोमीटर लगाएंगे तो या मिली एमीटर लगाएंगे तो एक कांस्टेंट रीडिंग आपको उसमें मिल रही होगी, यानी करंट जो है वो टाइम के साथ कांस्टेंट है। उसका ऑपोजिट ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, चलिए देखते हैं। और ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कैसे होता है, तो इट इज अ डिवाइस कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ये भी फैराडे के फॉर्मूले पे बेस्ड। देखिए बहुत सिंपल सी डिवाइस है। इसमें आपके पास मैग्नेट है, मैग्नेट के पोल्स हैं नॉर्थ साउथ। इसके अंदर एक कॉइल रखा हुआ है, कॉइल रेक्टेंगल शेप का है, कॉइल को बोलते हैं आर्मेचर, और इट इज हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। ये जो कॉइल है ये इस एक्सिल के ऊपर रोटेट कर सकता है, ये इसकी एक्सिस है, और यहां पर एक टरबाइन लगी है, या आप कह सकते हैं फैन लगा है। ये फैन घूमेगा तो उसके साथ ये कॉइल भी रोटेट।
ठीक है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ, लाइनें जाएंगी कॉइल के अंदर से, कॉइल के अंदर कुछ फ्लक्स होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है NBds cos थीटा। नंबर ऑफ टर्न्स है n, कॉइल में मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स n है, मैग्नेटिक फील्ड B है, एरिया जो है कॉइल का रेक्टेंगल है, मान लीजिए A है, इनटू cos थीटा। अब थीटा कितना है बताओ, थीटा कितना हो? थीटा आप नहीं बता सकते क्योंकि ये कॉइल गोल घूम रहा है, तो थीटा की वैल्यू तो लगातार चेंज कर रही है। ये फैन रोटेट कर रहा है, मान लीजिए ये फैन जो था ये विंड मिल है, हवा चल रही है, ये जो एसी जनरेटर है ना ये यहाँ विंड मिल के पीछे, इसके पीछे यहाँ पे यही एसी जनरेटर होता है। ये जो बड़ा सा फैन देखते हैं आप, ये यही फैन होता है, वो अंदर एक आर्मेचर से जुड़ा हो। तो हवा चल रही है लगातार और ये फैन लगातार घूम, या फिर किसी रिवर में आप इसको रख दीजिए, रिवर फ्लो करती है, उसमें एक टरबाइन लगी हुई, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, जिसमें डैम बनाते हैं, टरबाइन लगा, ये टरबाइन आपका यहीं पे इसी से जुड़ी। अब रिवर तो लगातार फ्लो कर रही है, तो ये कॉइल तो, ये फैन तो लगातार गोल गोल घूम रहा है, कॉइल भी लगातार गोल घूम रहा है। अब लगातार गोल घूम रहा है तो मैं एंगल को 30, 60, 90 कुछ डाल ही नहीं सकता, एंगल इज कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग विद टाइम। तो ये जो एंगल है थीटा इज कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग विद टाइम। तो मैं क्लास 11th के रोटेशन का फॉर्मूला पुट करता हूं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। क्लास 11th में आपने एक टर्म पढ़ी थी एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा, एंगल कवर्ड अपॉन टाइम टेक। आपने ये टर्म पढ़ी थी क्लास 11th में चैप्टर 7 में, रोटेशन, एंगुलर वेलोसिटी इज एंगल कवर्ड अपॉन टाइम टेक। तो वहां से थीटा को आप लिख सकते हैं ओमेगा टी। कॉन्टिन्यूअस रोटेशन हो रहा है तो थीटा को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखा जा सकता है ओमेगा टी, क्योंकि वो कॉइल लगातार घूम। अच्छा अब देखिए थीटा चेंज हो रहा है, लगातार कॉइल घूम रहा है, थीटा चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होगा तो कॉइल में वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगी। और फैराडे का फॉर्मूला था, तो अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन। कोई कह रहा है डिफरेंशिएशन क्यों क्यों बीच में ला रहे हैं, क्योंकि फ्लक्स का डिफरेंशिएशन डी फाई बाई डी टी वही तो ईएमएफ देगा मुझे। क्या था फैराडे का फॉर्मूला, माइनस डी फाई बाई डी टी, तो डी फाई बाई डी टी तो कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन करते हैं डी फाई बाई डी टी, NBA as it is, NBA, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं चेंज हो रहे, मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज हो रहा, एरिया नहीं चेंज हो रहा, डिफरेंशिएशन सिर्फ cos ओमेगा टी का। कोई जना बता सकता है, माइनस साइन ओमेगा टी। कोई जना जिसके पास मैथ्स हो वो सही आंसर बता सकता है cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन? साइन ओमेगा टी। किसी के पास आप में से मैथ्स नहीं है मतलब? माइनस साइन ओमेगा टी होगा। माइनस साइन ओमेगा टी। माइनस साइन होगा सर। cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन ओमेगा टी, वो तो ठीक है, पर एक चीज तो मिस कर रहे हो सर ओमेगा सर, टी को ओमेगा। कैसे डिफरेंशिएट करना है? बाहर ओमेगा भी तो आएगा। cos 5x का डेरिवेटिव बताइए, cos 5x का माइनस 5 साइन माइनस साइन और 5 5x और 5 और 5 तो ये ओमेगा बाहर भी तो आएगा, तो उसका भी तो ध्यान दीजिए। तो cos ओमेगा टी का डेरिवेटिव जो होगा वो होगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा। ठीक है, अब उसके डिटेल में नहीं जा रहे, वो ओमेगा बाहर क्यों आ गया, वो तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। अच्छा अब क्या करें, बोलो अगला स्टेप क्या होगा, ईएमएफ निकालने के लिए क्या चाहिए? माइनस मल्टीप्लाई बोथ साइड। माइनस कर देंगे मल्टीप्लाई दोनों साइड। माइनस माइनस लगाते हैं, इधर माइनस लगाया और इधर माइनस से ये प्लस बन गया, तो माइनस डी फाई बाई डी टी हो गया ईएमएफ। ईएमएफ आ गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, वो माइनस हट गया, ये फॉर्मूला आ गया कितना ईएमएफ इस कॉइल में प्रोड्यूस होगा। और ये लगातार होगा, ये नहीं कि होगा और खत्म हो जाएगा, जब तक ये घूमता रहेगा तब तक इसके अंदर वोल्टेज प्रोड्यूस होगी और करंट फ्लो करेगा E बाय आर, यानी करंट आएगा
एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी बाय आर। तो इसके अंदर करंट फ्लो करने लगेगा। देखिए और लिख लीजिए प्लीज। अब कोई कहता है करंट फ्लो करने लगा तो उससे मुझे क्या फायदा मिला, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, मेरा क्या फायदा है? फायदा ये है कि ये करंट आपके घरों में सप्लाई करा जाता है। जो विंडमिल लगे होते हैं वो जो करंट प्रोड्यूस करते हैं, ये जो डैम में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वही करंट आपके घरों में सप्लाई होती है। ऐसे बहुत सारे विंडमिल लगे होंगे, उनमें सब में एसी जनरेटर होगा। जो विंडमिल लगे होते हैं बहुत सारे होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ विंडमिल्स लगे होंगे, सब में आगे ये फैन होगा और पीछे यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके का होता है, वहां एसी जनरेटर होता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस कर रहा है ये अपने अंदर तक ही नहीं रखेगा। आप बुक में डायग्राम देखिए इसका, इसमें यहाँ पर सिर्फ कॉइल के अंदर ही नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी बाहर भी सप्लाई करी जाती है। यहाँ से दो तार आ रहे हैं और यहाँ पर दो रिंग्स लगे हैं, स्लिप रिंग्स। यहाँ से ये दो तार बाहर आ रहे हैं, स्लिप रिंग्स लगे हैं और यहाँ पर कार्बन ब्रशेस हैं, उसके थ्रू ये करंट बाहर सप्लाई करा जाता है। ठीक है ना, इसके ज्यादा डिटेल में जाके तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ये हमारा किस लिए है कि जो इसमें वोल्टेज इंड्यूस हुई है, जो भी करंट प्रोड्यूस हुआ है, वो हम बाहर सर्किट में, अब यहां से आप उसको इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड तक और फिर आगे घरों में सप्लाई कर सकते। तो ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं बुक के डायग्राम में, स्लिप रिंग्स हैं, कार्बन ब्रशेस हैं, वहां से जो करंट इंड्यूस हुआ है इसको आगे सप्लाई करा जाता है। इसमें कोई बच्चा ये पूछ सकता था कि ये क्यों है, डायरेक्टली तार क्यों नहीं लगा डायरेक्टली। अभी दूसरे बैच में कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि ये डायरेक्टली क्यों नहीं लगा, ऐसे क्यों, स्लिप रिंग लगा के और फिर क्यों करा है? सोचो, बता सकते हो क्या? सर ये जो तार होंगे सर, ये मतलब सर आपस में सर उलझ जाएंगे। हाँ, क्योंकि आपका आर्मेचर रोटेट कर रहा है। अगर ये आर्मेचर रोटेट करेगा और ये तार ऐसे लगे हुए होते तो ये आपस में ट्विस्ट हो जाते थे। खुद सोचो ना, ये आर्मेचर रेस्ट पे थोड़ी ना है, आर्मेचर रोटेट कर रहा है, रोटेट करेगा तो ये तार आपस में ही फिर ट्विस्ट हो जाएंगे, तो डायरेक्टली नहीं कर सकते। हमने क्या करा, यहाँ पे अब बाहर जोड़ना तो था, तो यहाँ पे एक स्लिप रिंग लगाए, इनका नाम है स्लिप रिंग। और स्लिप रिंग जो है वो इस तार से जुड़ा नहीं आगे रहा है, ये जो आगे तार है ये सिर्फ इस पे आके टच हो रहा है, इट इज ओनली टचिंग दिस। ये यहाँ पे सिर्फ टच हो रहा है, जैसे कि आपको दिखाते हैं, ये स्लिप रिंग है। अब स्लिप रिंग गोल गोल घूम रहा है क्योंकि वो आर्मेचर से जुड़ा है, आर्मेचर गोल गोल घूमेगा तो स्लिप रिंग भी गोल गोल घूमेगा। अब स्लिप रिंग अगर किसी चीज से जोड़ दूं मैं, सपोज करो इस मार्कर को यहां मैं गम से चिपका दूं, तो फिर जब ये घूमेगा तो मार्कर भी घूम जाएगा उसमें। तो ये पूरा वो तो नहीं घुमाना ना मेरे को, ये वाला चीज तो मेरे को फिक्स रखनी है, ये तो घरों में सप्लाई कर रहे हैं, तो ये तार पूरे थोड़े ना घुमा देते हैं। तो क्या चीज है, ध्यान से देखिए, ये हमारा स्लिप रिंग रोटेट कर रहा है, इट इज रोटेटिंग, पर ये इससे फिक्स नहीं है, ये सिर्फ इससे टच हो रहा है, इट इज ओनली पुश्ड हियर एंड इट इज टचिंग। ये अपना रोटेट कर रहा है, इट इज रोटेटिंग, ठीक है ना, ये रोटेट कर रहा है, सिर्फ कार्बन ब्रश उसके ऊपर टच हो रहा है, कॉन्टैक्ट मेंटेन करा हुआ है इसमें, देखिए सिर्फ ये इससे टच हो रहा है, स्लिप रिंग अपना रोटेट कर रहा है इस तरीके से। ये कार्बन ब्रश के पीछे स्प्रिंग लगाकर इसको पुश करा हुआ है जिससे कि वो स्लिप रिंग से टच हुआ रहे, पर वो उससे चिपकाया हुआ नहीं है, फिक्स नहीं कर दिया। अगर मैं इस मार्कर को फिक्स कर देता हूं तब ये रोटेट करेगा, तो मार्कर को भी उसके साथ साथ रोटेट करना, पर ये यहाँ पे चिपका हुआ नहीं है, सिर्फ टच हो। इसके पीछे स्प्रिंग लगा के धक्का देके इसको टच करा हुआ है। अब आप इसको स्लिप रिंग को रोटेट कराते रहिए, ये नहीं रोटेट होगा क्योंकि ये उससे चिपका हुआ नहीं है, सिर्फ टच हुआ, ठीक है ना। तो स्लिप रिंग, कार्बन ब्रशेस का काम सिर्फ इतना है कि करंट को सर्किट में सप्लाई कर, उसकी चिंता ज्यादा मत करिए, ठीक है ना, जो चिंता करनी है इसकी करिए। दिस इज द वर्किंग लॉजिक ऑफ द एसी जनरेटर। इसमें
ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है, और सिर्फ एक एसी जनरेटर नहीं है जो पूरे कंट्री में सारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर, ऐसे बहुत सारे एसी जनरेटर्स, क्योंकि हमें करंट भी तो बहुत सारा चाहिए ना। तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ विंड मिल्स, हंड्रेड्स ऑफ डैम्स में बहुत सारे टरबाइन इस तरीके के एसी जनरेटर्स लगे हुए हैं। कुछ जगह इलेक्ट्रिसिटी डैम्स के थ्रू प्रोड्यूस करी जाती है, कहीं पे विंड मिल के थ्रू करी जाती है। तो अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, पर सबका इंटरनल कॉन्सेप्ट ये, आप इसको हवा से घुमाइए, आप इसको पानी की वजह से घुमाइए, आप इसके ऊपर स्टीम छोड़ के इसको घुमाइए, पर इंटरनल लॉजिक एसी जनरेटर का वही है। कई जगह हम कहते हैं थर्मल पावर प्लांट है, आपने शायद सुना होगा थर्मल पावर प्लांट है। जैसे दिल्ली में जो इलेक्ट्रिसिटी है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ थर्मल पावर प्लांट। अब कुछ जगह हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो, कुछ जगह विंड की वजह से हो, पर वो किसी वजह से भी हो, इंटरनल यही है। ये थर्मल, हाइड्रो, विंड सिर्फ इसको घुमाने के तरीके हैं। हाइड्रो में रिवर इसको घुमाती है, विंड में विंड इसको घुमाती है, थर्मल पावर प्लांट में हम पानी बॉईल करते हैं, पानी को स्टीम बना के और हाई प्रेशर में स्टीम छोड़ते हैं इसके ऊपर, और स्टीम की वजह से ये घूमता है। तो बस इसको घुमाने के अलग अलग तरीके हैं, बाकी इंटरनल एसी जनरेटर हर जगह वही होता है। इसमें तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी थर्मल से प्रोड्यूस होती है, कुछ हाइड्रो से होती है, कुछ विंड से होती है, पर है सारे एसी जनरेटर। उसको घुमाने वाला वो जना अलग है, ठीक है ना। अब इसमें ये देखते हैं कि एसी जनरेटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो ईएमएफ है, अब जरा इस पे ध्यान दीजिए। इस ईएमएफ के फॉर्मूले में साइन ओमेगा टी आ रहा, इसका मतलब ये ईएमएफ जो है ये कांस्टेंट नहीं है, ये ईएमएफ साइन की शेप में वेरी कर रहा है। जो वोल्टेज है वो टाइम के साथ बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाती है, जो आपके साइन ओमेगा टी के बाहर, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इसको नाम दे देते हैं ई नॉट। तो फॉर्मूले को लिखते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो दिस इज ईएमएफ वर्सेस टाइम। ऐसा ईएमएफ जो टाइम के साथ वेरी करता है वो कहलाता है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। इसकी वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है, फिर डायरेक्शन भी बदल गई। डायरेक्शन बदल गई यानी इसकी पोलैरिटी बदल गई। आप ये नहीं कह सकते, जैसे आपके घर में जो सॉकेट होता है ना, ये देखो, रिकॉल करो, घर में जो आपका सॉकेट होता है, आप ये नहीं कह सकते ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव। वो था पहले पार्ट में, पर फिर जब थोड़ी देर में उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, कोई कहते हैं नेगेटिव हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखिए कि पोलैरिटी बदल गई। जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया, ये बात। फिर उल्टा हो गया यानी पोलैरिटी फिर से बदल गई, यानी ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव। तो वैल्यू भी बढ़ रही है, कम हो रही है, पोलैरिटी बदल जाती है, फिर वैल्यू बढ़ती है, कम होती है, फिर पोलैरिटी बदल जाती है, वैल्यू बढ़ती है, कम होती है। आपके घर में 220 वोल्ट आप बोलते हैं, पर वो वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है, वो वैल्यू बढ़ती कम होती रहती है। वैल्यू बढ़ेगी, कम होगी, फिर पोलैरिटी स्विच हो जाएगी, फिर वैल्यू बढ़ेगी, कम होगी, फिर पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, वैल्यू बढ़ेगी, कम होगी, फिर पोलैरिटी स्विच हो जाएगी, वैल्यू बढ़ेगी। ऐसा ईएमएफ कहलाता है ऑल्टरनेटिंग। अगला पूरा चैप्टर है इसके बारे में। अगर आपके डाउट्स हैं, आपको लग रहा है ऐसा क्यों है, इसका क्या फायदा है, तो चैप्टर 7 का नाम ही है ऑल्टरनेटिंग। तो उसमें पूरा डिटेल में तसल्ली से इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्यों ये वाला यूज करते हैं, क्यों कांस्टेंट वोल्टेज यूज नहीं करते, कांस्टेंट 220 वोल्टेज आती तो क्या दिक्कत हो जाती, क्यों ऑल्टरनेटिंग करते हैं, वो सब बताएं, क्या फायदे हैं इसमें वो भी बताएं। तो अभी सिर्फ ये समझिए कि ये वोल्टेज जो है ये इस शेप में होगी, NBA ओमेगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और वोल्टेज टाइम के साथ बदलती रहेगी। और करंट में भी देखो, करंट में भी तुम साइन के बाहर की जो टर्म है इसको बोल दो आई नॉट,
तो करंट का फॉर्मूला हो गया आई नॉट साइन। अब करंट का भी ग्राफ ऐसा ही होगा, करंट वर्सेस टाइम, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट, यानी करंट पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। सर्किट में ये वाला करंट की वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है, फिर डायरेक्शन बदल गई, यानी पहले क्लॉकवाइज था तो अब एंटी क्लॉकवाइज हो गया, फिर वैल्यू बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर क्लॉकवाइज हो गया, फिर एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो करंट भी स्विच करता रहता है, ऐसा करंट कहलाता है ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी। ये जनरेटर जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं एसी जनरेटर। देखिए इसके बारे में पढ़ाएंगे आपको, ये बेटर होता है डीसी से। पहले के टाइम में जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी, साइंटिस्ट के बीच में बहुत टाइम तक डिस्कशन रहा कि एसी बेटर है या डीसी बेटर। कुछ साइंटिस्ट कहते थे डीसी बेटर है, कुछ कहते थे एसी बेटर है। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में जब चैप्टर 7 स्टार्ट। साइंटिस्ट थे जैसे टेस्ला, एडिसन, उनके व्यूज अलग अलग थे, कोई एसी को प्रेफर करता था, कोई डीसी को प्रेफर करता था। तो हम बताएंगे किसमें क्या फायदे हैं। और अब मोस्टली ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो एसी ही होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। एसी जनरेटर से प्रोड्यूस करते हैं, करंट टाइम के साथ बदलता रहता है, वोल्टेज भी टाइम के साथ बदलती है। किस तरीके से हमारी अप्लाई, कोई सोचता है कि अगर करंट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, करंट कम हो रहा है, तो आपकी डिवाइस भी, जैसे बल्ब लगा हुआ है तो वो भी बंद होगा, फिर जलेगा, ऑन ऑफ होता रहेगा। करंट बढ़ेगा तो ऑन हो जाएगा, फिर करंट जीरो हो गया ऑफ हो जाएगा, ऑन ऑफ होता रहेगा। ये प्रॉब्लम भी आई थी एसी में पहले। तो दैट ऑल वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है ना। अगली क्लास तक के लिए आपको रुकना पड़ेगा। इसमें क्या डाउट है, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, और ओमेगा शुड बी इन द एसआई यूनिट। ओमेगा क्या चीज है, एंगुलर वेलोसिटी। क्या एसआई यूनिट होता है ओमेगा का? रेडियन पर सेकंड। हाँ, इट हैज टू बी इन रेडियन पर। जानबूझ के वो क्वेश्चन में आपको आरपीएम में देगा, कन्वर्टेड टू रेडियन पर, तब यहाँ डाल। और वो आपसे मैक्सिमम वैल्यूज ही पूछेगा। वो कहेगा व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, एनबीए ओमेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, एनबीए ओमेगा बाय आर। चलो बताओ क्या डाउट है इसके वर्किंग में। कोई डाउट है मन में तो सर वो ग्राफ एक बार समझा दोगे दोबारा? ग्राफ साइन के ग्राफ है, दोनों में साइन थीटा आ रहा है, तो ये साइन थीटा के ग्राफ्स हैं। ये ग्राफ मैंने 0 से शुरू करे हैं क्योंकि साइन थीटा का ग्राफ 0 से शुरू होता है। साइन ओमेगा टी आ रहा है तो साइन थीटा का ग्राफ बनाया है, इसमें भी साइन ओमेगा टी आ रहा है तो साइन थीटा का ग्राफ। इसमें तुम्हें ये फर्क नहीं पड़ता, ये मत देखना कि मैंने 1 2 3 4 बनाए हैं, 1 2 3 4 5, वो ऐसे ही रैंडम बनाया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको शो क्या करना है, साइन की शेप शो करनी है। कॉस थीटा के ग्राफ नहीं है ये। फॉर्मूले में अगर कॉस थीटा आ रहा होता तो फिर कॉस थीटा के ग्राफ होते, कॉस थीटा के ग्राफ ऊपर से शुरू होते, और ये दोनों साइन थीटा के ग्राफ्स हैं क्योंकि फॉर्मूले में साइन थीटा आ रहा। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यूज याद रखिएगा। इसकी पीक वैल्यू है आई नॉट, एनबीए ओमेगा बाय आर। इसकी पीक वैल्यू है ई नॉट, यानी एनबीए ओमेगा। ठीक है, यस सर। कोई कंसर्न बताइए इसमें।